रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। तो रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स में एल्केन्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो अगर आपने CH3 Cl2 सनलाइट लिया तो मोनोक्लोरिनेशन होगा, A के H को हटाकर Cl लगा देंगे, A के H को हटाकर Cl लगा देंगे। अब ये 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। जो रास्ता है वो फ्री रेडिकल का है, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन भी आपको होते रहते हैं, फ्री रेडिकल का है। रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन इज मोर देन ब्रोमीन इज मोर देन आयोडीन। इसमें हम लोग एक पॉइंट लिख लेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड will produce optically inactive product। और फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ब्रोमिनेशन इज मोर selective than chlorination। आइडेंटिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का। तो सपोज कीजिए कि आपको दिया हुआ है इथाइल बेंजीन और एक जगह लिखा है Br2 प्लस Fe हो सकता है, FeBr3 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो लेविस एसिड हो और वो क्या करे, Br प्लस जनरेट कर पाए। और दूसरी जगह दिया हुआ है Br2 सनलाइट या Br2 हीट। तो Br2 Fe देखेंगे तो हम लोग सोचेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। Br2 प्लस Fe इज Br प्लस, एंड Br प्लस कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, रिंग का। इसलिए इसमें ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या हो रहा है। जब आप Br2 हीट देखेंगे तो ये एल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कीन। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो ऐसी है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता तो वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल होता, और यहाँ पर जो बन रहा है वो एलाइलिक फ्री रेडिकल हो रहा है। एलाइलिक फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है, इसलिए इसका मेजर प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है। अब जरा बात सुनिए, यहीं पर मैं इस लाइन का भी मतलब समझा देता हूं। बोलेगा Br2 हीट हुआ तो इससे जो प्रोडक्ट बना क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है? तो हो क्या रहा है, यहां स्टीरियो सेंटर तो बन रहा है, यहां पर स्टीरियो सेंटर तो बन रहा है, बट स्टीरियो सेंटर बनने के बावजूद भी चूंकि ये कंपाउंड शुरू में ऑप्टिकली इनएक्टिव था, अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट ही बनेगा। स्टीरियो सेंटर है और उसके बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब है क्या बन रहा होगा, रेसिमिक मिक्सचर। तो आपसे पूछेगा कितना प्रोडक्ट बना,
तो कितने प्रोडक्ट बने? तो आप बोलोगे 2। कितने प्रोडक्ट बने? 2। ओवरऑल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? तो ओवरऑल कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट बना, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट बना, रेसमिक मिक्सचर बना। ये हमारी रिएक्शन ऑफ एल्केन्स में एक कहानी है। हटाते हैं इसको। अब देखते हैं इसके आगे, हम लोग देखते हैं कि इसके आगे देखते हैं हम लोग कि अगर मैं आपको बोलूं कि CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है, 2-मिथाइल ब्यूटेन लिया गया और ब्रोमिनेशन करवाया गया, ब्रोमिनेशन Br2 प्लस सनलाइट करवाया गया। आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, और उसके बाद पूछा जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन how many product has formed, how many different product we got। अब जरा इस बात को समझते हैं कि Br2 सनलाइट में ब्रोमिनेशन इस लोकेशन पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। इन सारे लोकेशंस पर ब्रोमिनेशन होगा। इन सारे लोकेशंस पर अगर ब्रोमिनेशन होगा तो आपको मिल रहा है CH2Br CH CH3 CH2 CH3। क्या बनते हुए दिख रहा है? स्टीरियो सेंटर। जैसे स्टीरियो सेंटर बनेगा, हम मानकर चल रहे हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इसको कितना काउंट करोगे? 2। ये लोकेशन और ये लोकेशन आइडेंटिकल है, इसलिए सेम ही प्रोडक्ट आएगा। अब यहां पर अगर सेकेंड लोकेशन पर जाते हैं और ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको 1 काउंट करोगे। फिर CH3 CH3 जब यहां पर ब्रोमिनेशन होता है तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, आप इसको 2 काउंट करोगे। और फिर फर्दर अगर ऐसा कुछ होता है CH2Br, यहां पर आप 1 काउंट करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हो जाएंगे? 6। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? 6। ये 6 प्रोडक्ट में से इसको 2-2 काउंट किया है। रेसमिक मिक्सचर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, डेक्स्ट्रो और लिबो के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, इसलिए उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता है। और इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको ये सिंगल कंपाउंड की तरह काउंट करना पड़ेगा, और इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का सिंपलेस्ट तरीका ये है कि जब आपसे वो मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट पूछ रहा है तो आप हर एक डिफरेंट लोकेशन पर एक H डॉट को हटाकर एक Br डॉट लगा दें। वो लगाने के बाद आप उसका IUPAC नेम लिख लीजिए, जितने डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, और देख लीजिए कहीं स्टीरियो सेंटर तो नहीं बन रहा है। और इसमें केयरफुल रहने वाली बात यह है, बहुत बार क्या होता है जो स्टूडेंट, कि हमने यहाँ पर ब्रोमिनेशन किया, बट स्टीरियो सेंटर कहीं और बन गया। अ कार्बन सेंटर अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर नोन एज कायरल कार्बन सेंटर और स्टीरियो सेंटर। ये बात क्लियर हो गई। अब एल्केन के छोटे मोटे जो रिएक्शंस हैं वो हम लोग एक जगह बाद में देखेंगे, लेकिन इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन यही होता है। अब आते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस के अंदर।
तो एल्कीन्स और एल्काइंस के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हाइड्रेशन वाला है। ये हाइड्रेशन वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन हाइड्रेशन वाले को मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और थोड़ा क्या डिफरेंस है उसको हम लोग समझते हैं। अगर ऐसा कुछ है और आपने एसिडिक हाइड्रेशन करवाया तो ये ना सिर्फ मार्कोनिकोव एडिशन जाएगा बट ऑल्सो इसमें रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेंगे। एसिडिक हाइड्रेशन में मार्कोनिकोव एडिशन होगा और आपको रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेंगे। ऐसा कैसे हो रहा है इसको समझते हैं। CH3 CCH3 CH3 CH3 प्लस CH3 जैसे डाले प्लस यहां आया। वेयर देयर इज कार्बोकेटायन थिंक ऑफ रीअरेंजमेंट, यहां शिफ्ट करके जाने वाला है। हाइड्राइड शिफ्ट की जगह यहां पर हो रहा है मिथाइल शिफ्ट। अभी हम लोगों ने देखा था क्यूमीन बनाने के लिए हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, यहां पर हो रहा है मिथाइल शिफ्ट। अब जो प्रोडक्ट आ रहे हैं बेटा वो कुछ ऐसे आ रहे हैं और प्लस, और इस लोकेशन पे OH बैठ जा रहा है, इस लोकेशन पर OH बैठ जा रहा है, ऑन दिस लोकेशन OH बैठ जा रहा है, इस लोकेशन पर हमारा OH बैठ जा रहा है। इस लोकेशन पर हमारा OH बैठ, हटा दे इसको। तो एसिडिक हाइड्रेशन हो रहा है तो वहां पर मार्कोनिकोव एडिशन के साथ साथ क्या होगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। वहां पर मार्कोनिकोव एडिशन के साथ साथ क्या होगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, उसमें हम लोग मार्कोनिकोव एडिशन तो करते हैं लेकिन उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। HgOAc होल 2 फॉलोड बाय H3O प्लस या H2O की जगह अगर ROH देगा तो आप H प्लस एंड OR जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन एंड रिडक्शन। तो यहां पर जो प्रोडक्ट आता है वो कुछ ऐसा आता है। पहला स्टेप इसका एंटी होता है, मतलब प्लेन के अपोजिट साइड में जुड़ता है। फिर NaBH4 हम लोग रिड्यूस करते हैं और इस रिडक्शन के कारण ये फ्री रेडिकल का पाथ पकड़ ले, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक हाइड्रेशन एंड, अगर एसिडिक हाइड्रेशन था ही तो व्हाट वाज द नीड टू गो फॉर ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड रिडक्शन, द आंसर इज in acidic hydration there will be rearrangement, but ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकोव एडिशन तो होगा बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब आते हैं बोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। बोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, उसमें तो सीधी सीधी बात ये है कि इलेक्ट्रोफाइल का काम खुद B2H6 करता है। इलेक्ट्रोफाइल
खुद इलेक्ट्रोफाइल है। हम लोग जानते हैं B2S6 का स्ट्रक्चर, ये बनाना बॉन्ड बनाता है, नहीं? इसके 4 टर्मिनल जो बॉन्ड होते हैं वो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो होता है 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो ये क्या करता है, खुद जाके लग जाता है। और एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल का काम आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछ लेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। और इस तरह की 3 हाइड्रोजन है, इस तरह का तीनों चीज यहां पर जाकर ऐड हो जाता है। H2O2 जब डालते हैं तो भले हम लोग मेमोरी टेक्निक के लिए बोलें कि 3 OH इसको दे देंगे और 3 इसको दे देंगे, बट जो OH आता है वो मोस्टली सॉल्वेंट से आता है। OH जो आता है वो मोस्टली सॉल्वेंट से आता है, एंड प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा। ये ऑक्सीडेशन का स्टेप है, ये ऑक्सीडेशन का स्टेप है। साइड प्रोडक्ट बनता है H3BO3। H3BO3 एक मोनोबेसिक एप्रोटिक लेविस एसिड है। ये मोनोबेसिक एप्रोटिक लेविस एसिड है, ये मोनोबेसिक एप्रोटिक लेविस एसिड है। ये मोनोबेसिक एप्रोटिक लेविस एसिड है। ये चीज हमारा बोरेशन एंड ऑक्सीडेशन हो गया। दिस इज बोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। हटा दें इसको, इसको हटा दें। अब आगे अगर हम लोग बढ़ें, अगर आगे हम लोग बढ़े तो एल्काइन का हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जितने भी रिएक्शंस यहाँ पर दिए गए ना, उसमें 2 तरीके का काम हम लोग कर सकते हैं। या तो 2 बार OH जोड़ दो और डिहाइड्रेट कर दो, या एक बार हाइड्रेट करने के बाद टॉटोमेराइज कर दो। पहले रास्ते से जाओगे ना, कहीं कहीं आंसर गलत मिल जाएगा, बट कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं अधिकतर जगह वो सही हो जाएगा। HgSO4/H2SO4, राइट। जब आप ये देख रहे हो ना, आप भूल जाओ कि यहां कुछ है और मानो कि हमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है, अनटॉटोमराइज करना है। मार्कोनिकोव एडिशन से आपको वाटर ऐड करना है एंड टॉटोमराइज करना है। डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड फ्रॉम OH, थिंक ऑफ टॉटोमराइजेशन। एंड टॉटोमराइजेशन मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ बता ही रखा है, इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफर। तो इस ऑक्सीजन के पास देने के लिए क्या है, H, और इसके पास यूनिक क्या है, डबल बॉन्ड, इसीलिए टॉटोमराइज कर जाएगा और इस तरह के कंपाउंड बना लेगा। ये टॉटोमराइज कर जाएगा और इस तरह के कंपाउंड बना लेगा। टॉटोमराइज कर जाएगा और इस तरह के कंपाउंड बना लेगा। तो ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस हो गया। अब एक जो कॉमन सा सिंपल सा रिएक्शन आता है जिसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस के टिप्स अगर मान लो हम लोग यहाँ पर ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, ओजोन ले रहे हैं और हमें पहले ऐसा कुछ बन गया, इसको बोलते हैं मोल ऑर्जेनाइट, एंड उसके बाद ये रीअरेंज करके कुछ ऐसा बन जाता है। इसको बोलते हैं ओजोनाइट्स। अब होता क्या है बेटा कि
जब हम इसका ओजोनोलिसिस, अगर ओजोनोलिसिस लिखा है, सिर्फ ओजोनोलिसिस लिखा है, तो हम लोग मानेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। अगर ओजोनोलिसिस लिखा है तो हम लोग मानेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। ZnH2O जैसे दिया, जिंक है जो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ये इस ऑक्सीजन को गायब करेगा और बॉन्ड यहाँ और यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और हमारा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। इसमें तो दोनों सिमेट्रिकल हमने ले लिया है, आप नहीं भी ले सकते थे, प्लस ZnO। ये हमारा ओजोनोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट है। अब यहां पर लिख लेते हैं हाउ टू गिव प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस। हाउ टू गिव प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट कैसे दें। अब इसमें जो सबसे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, wherever you see double bond completely rubbed that off, उसको मिटा दीजिए, कंप्लीटली मिटा दीजिए। अब आपने डबल बॉन्ड बनाया है, मिटाया है, तो आपने अगर 2 बॉन्ड तोड़ा है तो आपको 2 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। एंड देन ऐड डबल बॉन्ड O एट ऑल C लोकेशंस where you have broken the double bond। तो अगर इसमें हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, तो अगर मैं if somebody gives us something like this और बोले इसका ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बताओ, ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बताओ, तो हमें क्या करना होगा, इसको मिटा देना होगा। अब मिटाओगे तो क्या मिल जाएगा, CH3 यहाँ पर क्या डाल दोगे और फिर ये CH3 है भाई, ठीक है, CH3 CHO, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब एल्काइन के साथ क्या करना है, एल्काइन के साथ क्या करना है, एल्काइन के साथ आपको करना है, एल्काइन के साथ आपको करना है कुछ ऐसा काम, एल्काइन के साथ करना है आपको कुछ ऐसा काम। एल्काइन में ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइंस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइंस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइंस में क्या करना है इस बात को समझते हैं। रब्ड ऑफ CC ट्रिपल बॉन्ड completely rubbed off CC triple bond completely। Now at all these locations make double bond O and OH, right? आपको ये ऐसा करना है। अब कहीं कहीं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात होगी, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात होगी, तो वर्ड लिखा रहेगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, या कभी कभी नहीं लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा H2O2 के साथ करवा रहे, H2O2 के साथ करवा रहे, या तो ऑक्सीडेटिव वर्ड लिखा रहेगा या H2O2 के साथ करवा रहे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लिखा रहेगा या H2O2 के साथ करवा रहे। अब जरा इसमें क्या करना है, कीटोन अगर बना है ना, कीटोन, तो उसको कीटोन ही छोड़ देना है, और अगर एल्डिहाइड बना है
एल्डिहाइड बना है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। अब आप सब लोग समझते हो अभी तक जितनी बातें हो गई हैं उसके हिसाब से कि CHO COH में कन्वर्ट होगा। कभी भी हम कोई चेंजेस R में अमूमन नहीं लाते हैं। हमारे जितने भी चेंज होंगे वो कहाँ पर आते हैं? फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। हमारा कोई भी चेंज इसमें नहीं आता है। ठीक है, अब कुछ टिपिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन हम लोग डील करते हैं। कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन को हम लोग डील करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब 3 मोल ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH को आप कॉपर एंड हीट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये बेंजीन देता है। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है और इसका वेरिएशन भी आपको पूछता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो बेंजीन होता है। अब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर ये 3 मोल को कॉपर के साथ हीट करेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा? 135 लोकेशन पर CH3 आ जाएगा। इसको मिस्टिलीन बोलते हैं कॉमन नेम, या 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, इसका कॉमन नेम है मिस्टिलीन। ये हमारा बन जाएगा। राइट, क्लियर है क्या? तो इसको हम लोग याद करते हैं। तो यहां तक चलिए, तो यहां पर हम लोग कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। CH4 प्लस O2 CH3OH दे रहा है ना। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। सेम कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। दिख रही है बात, समझ में आ रही है? तो कॉपर है और मीथेन एंड ऑक्सीजन है तो आपको मेथनॉल मिल रहा है, जबकि मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है तो फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। और ये जिन बच्चों को नहीं आता ना, लिखते रहो। और इथेन से एसिटिक एसिड मिल गया। अब जनरली जो एल्केन होता है वो रेसिस्टिव टू ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन अगर टर्शियरी कार्बन के पास H है तो KMnO4 के प्रेजेंस में वो टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। ये बात क्लियर हो गई? ये एक सिंपल आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है जिसमें कि अगर लीनियर चेन दे दिया और पूछेगा कि कितने प्रोडक्ट बने, और चूंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये रिएक्शन दिया हुआ है इसलिए हम इसको एज इट इज कर लेंगे। और फिर हो गया हमारा एरोमेटाइजेशन, जिससे कि इन हेक्सेन को अगर हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 V2O5 और MO2O3 एट विच टेम्परेचर 773 केल्विन, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा बेंजीन। अगर एन हेक्सेन की जगह एन हेप्टेन ले लेगा तो क्या मिल जाएगा बेटा? क्या मिल जाएगा? टॉलुइन मिल जाएगा। अब एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा हुआ है कि कैन यू टेल व्हाट विल हैपन इफ, कैन यू टेल व्हाट विल हैपन इफ क्या? एन हेप्टेन इज ट्रीटेड और हीटेड विथ Cr2O3 और वॉट एवर। ठीक है, तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं
रिएक्शंस में रिएक्शंस ऑफ किस में आते हैं? रिएक्शंस ऑफ, बताइए, और किस चीज का हम लोग को रिएक्शन देखना है? अब बेंजीन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, नहीं कुछ भी खास नहीं है। रिएक्शंस फॉर मेकिंग बेंजीन, इसमें शायद हम लोगों ने एक रिएक्शन नहीं देखा है, और या तो यहाँ देख लें या रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में देख लें। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर, ठीक है, फिनॉल को अगर जिंक डिस्ट के साथ हीट करेंगे तो आपको बेंजीन मिलता है। अब देखिए बहुत सारे आलतू फालतू के रिएक्शंस दिए जा सकते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करके बेंजीन बना सकते हैं। लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन हम लोग समझते हैं, राइट, सोडा लाइम से, सोडा लाइम से तो RH बन जाता है, माइनस CO2 होता है। तो वो तो किसी के ऊपर भी हम लोग टाइम पास करने के लिए अल्केन बना सकते हैं, टाइम पास करने के लिए बेंजीन बना सकते हैं। ये सारी बातें की जा सकती हैं या आराम से हो जानी चाहिए। तो हम लोग कहीं पर भी रिएक्शन को रिपीट करने की कोशिश नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तब भी रिपीट हो जाता है कुछ ना कुछ। तो नहीं करते हैं तो भी थोड़ा बहुत क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? अब देखते हैं बेंजीन के वो रिएक्शंस जो हमने नहीं देखे थे, है ना। तो यहां पर एक पार्ट हम लोगों ने इस रिएक्शन का देख रखा है, और बहुत टिपिकली हमारा जो फोकस है कि जो मेंस में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, वो आप पकड़ पाइए। तो इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। Cl2AlCl3 डार्क, क्या बनेगा, क्या बनेगा? हेक्सा क्लोरोबेंजीन। और यही Cl2UV 500K दे दिया तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। है ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा। तो यहां पर टिपिकल एडिशन रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन को समझिएगा, टिपिकल एडिशन रिएक्शन हो रहा है। और यहां पर टिपिकल, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कैसे डिजाइन होंगे मेंस में, वो ऐसे समझिए। बोलेगा कि बेंजीन को Cl2AlCl3 डार्क के साथ रिएक्ट करवाया गया और Cl2UV के साथ रिएक्ट करवाया गया। अब बताइए डिफरेंस इन पाई बॉन्ड क्या है ना, कुछ भी पूछ सकता है। या इसका मॉलिक्यूलर वेट बता दीजिए, या इसका मॉलिक्यूलर वेट बता दीजिए, या प्रोडक्ट A प्लस B के मॉलिक्यूलर वेट का सम बता दीजिए। इनफाइनाइट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो हमारा फोकस एनसीईआरटी के वो रिएक्शंस हैं जिससे अगर क्वेश्चन आएगा तो लोग सरप्राइज होते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हटाते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग रिएक्शंस में कहाँ आ सकते हैं। एल्काइल हैलाइड के कोई रिएक्शंस तो खास है नहीं। एल्काइल हैलाइड्स के कोई खास रिएक्शंस तो है नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, फिंकेल्स्टीन, स्वार्ट्स, ये सारे तो आपको समझ में आ रहे होंगे नहीं। RH प्लस ZnH प्लस RH, ये सब बनता हुआ आपको दिखा होगा। लेकिन एक टिपिकल रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म को
कभी भी खुला बॉयल में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फॉस्फीन बनाता है, फॉस्फीन बनाता है, और फॉस्फीन क्या है? फॉस्फीन पॉइजनस होता है। सो क्लोरोफॉर्म ऑन एक्सपोजर टू सन एंड सनलाइट एंड एयर ऑक्सीडाइजेस टू फॉस्फीन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये काम हमको नहीं करना है। अब हम ये कुछ भी रिपीट नहीं कर रहे हैं। RX प्लस KCN क्या बनता था? आवाज नहीं है, क्या बनता था? और AgCN के साथ क्या बनता था? AgNO2 के साथ क्या बनता था? RNO2। और KNO2 के साथ क्या बनता था? तो ये सारी बातें हमें मोर और लेस वी एग्रीड अपॉन अ सिंपल टर्म कि हमें पता ही पता है। ठीक है, तो चलते हैं, अब आते हैं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के कुछ टिपिकल रिएक्शंस पर जो हम लोगों ने नहीं देखा। तो अल्कोहल के अंदर कुछ रिएक्शंस जो होंगे, जो टिपिकल रिएक्शंस होंगे, वो मैं आपके लिए लिख दूंगा और फिर उसको हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस पे याद कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर दो रिएक्शंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक का नाम है रीमर टीमर, दो तीन रिएक्शंस मैं आपको फिनॉल के बता देता हूँ। फिनॉल का ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CaCl3 प्लस KOH। आपको CaCl3 प्लस KOH आपके केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ दो जगह दिखेगा, एक रीमर टीमन में और दूसरा कार्बाइल एमाइन टेस्ट। इसको देखकर आप विजुलाइज करोगे CCl2, इसको बोलते हैं कार्बीन्स। इसको क्या बोलते हैं? कार्बीन्स। आप इसको ये विजुलाइज करोगे, इससे बनता है सैलिसल्डिहाइड। इससे क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड। इससे बनता है सैलिसल्डिहाइड। तो आपसे मेंस लेवल पर पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल है कार्बीन्स और प्रोडक्ट क्या है? सैलिसल्डिहाइड। इसको बोलते हैं रीमर टीमन। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपलर मैकेनिज्म से समझाऊं, सिंपलर मैकेनिज्म से समझाऊं, तो आपको पता है कि भाई अभी भी ये इलेक्ट्रोफाइल है, अभी भी ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। याद करो E प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या बन जाता था? E। तो CCl2 क्या बन जाएगा? अगर +1 0 बन जाता था तो 0 क्या बन जाएगा? -1। पक्का ये बात समझ में आ रही है क्या? तो हम कुछ इसका इधर उधर नहीं कर रहे हैं। एक एंड वाला आपको CCl2 माइनस और CCl2 माइनस में एक H डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? CaCl2। ये बात समझ में आ गई? CaCl2 RX है क्या? और ये रिएक्शन किस में हो रहा है? KOH में। तो सब्स्टिट्यूशन होगा, कितना Cl है? तो 2 OH लगेगा। जेमिनल डायोस अनस्टेबल होता है, जेमिनल डायोस अनस्टेबल होता है, तो इससे H2O निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? तो अगर आप रिएक्शन रट नहीं पाते हो तो कम से कम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो बाईपास मैकेनिज्म है वो याद कर लो कि भाई E प्लस क्या बन जाता था? E। तो E क्या बन जाएगा? E माइनस। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है? CCl2 है। इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है? तो वो क्या बन जाएगा? CCl2 माइनस। क्या बन जाएगा? CCl2 माइनस। माइनस पर हमेशा बोले कि सॉल्वेंट से H आ जाएगा, तो CaCl2 बन गया। Cl2 का OH हटा दिए, OH लगा दिए, नहीं Cl हटाकर, और उसके बाद पानी पी गए, तो क्या बन गया? सैलिसल्डिहाइड।
दूसरा रिएक्शन इसका आता है जो टिपिकल होता है, इसको बोलते हैं कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये भी बड़ा सिंपल से याद कर लो, इसमें इलेक्ट्रोफाइल खुद CO2 है, ये सब वीक इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। और ऐसा नहीं हो रहा है, मैंने जैसा बताया KOH क्या करेगा, O- बनाएगा, O- से स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बढ़ाएगा एंड देन फलना ढिमकाना चिमकाना। लेकिन यहां पर देखो CO2 भी जीरो वाला है ना, तो क्या बन जाएगा CO2- और इस पर क्या जोड़ दो H+, क्या बन जाएगा? समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो कि तुमने अगर पहली बार भी ये बात पचा ली होती ना, ये बात पचा ली होती कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मैं विजुलाइज कर लूंगा, तो ये प्रोडक्ट ऐसे बच्चों के लिए जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भारी लगती है उनके लिए बहुत आसान है, अगर आप प्रोडक्ट देने के पहले सोच रहे हो तो। क्लियर है? अब इसमें मैं हमेशा बताता हूं कि ध्यान में रखना, जितना बताएं उतना ही सोचना। अगर रिएक्शन तुम्हारे बाहर आ रहा है, तुम्हारे बियॉन्ड आ रहा है, मत बनाओ। हाई चांस है कि तुम गलत ही बनाओगे, है ना। आजू बाजू का अगर दिख रहा है कि यही चीज है, इसी तरह का चीज है, तभी बनाओ। ठीक। अब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा दो, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा दो, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा दो, क्या होगा? तो देखो समझो, सेम फैमिली वाले से रिएक्ट नहीं करता है। क्या तुमको इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा है? तो हम बाई बोलेंगे क्या? किसको बाई बोलेंगे? 2O को बाई बोल दें क्या? क्योंकि वो पूरी चीज ही जेड होगी। अरे फैला के लिख देंगे तो ऐसा ही दिखेगा ना भाई, ऐसा ही दिखेगा। तो इसको तो बाई ही बोलने वाले हैं, तो इतना लंबा करके बाई का है बोलेंगे। 2 और O को बाई बोल देते हैं, क्या बन जाएगा बताओ? O CO CH3 ये COH, दिस इज एस्पिरिन, दिस इज एस्पिरिन, इट इज अ पेन रिलीवर, दिस इज अ एस्पिरिन एंड दिस इज अ पेन रिलीवर। ये एस्पिरिन है, एसिटाइल एस्पिरिन है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड इसका नाम होता है। ये सैलिसल्डिहाइड था, है ना, क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड था। और ये क्या है? सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, देख लेना स्पेलिंग। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया, रीमर टीमन और कोल्बेज हो गया। अब ध्यान में रखना बेटा कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन भी कभी कभी टिपिकली पूछा जा सकता है, खास करके जो बच्चे नीट उट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो इसके ऑक्सीडेशन से बेंजोक्विनोन बनता है। हाँ, क्विनोन जब आप फोटोसिंथेसिस वगैरह में पढ़ेंगे तो आपको प्लास्टोक्विनोन इस तरह की चीज़ें आपको मिलती होंगी, साइटोक्विनोन कुछ कुछ मिलता है ना, तो ये बेंजोक्विनोन है, बेंजोक्विनोन है। सो फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोक्विनोन। इससे ज़्यादा रिएक्शंस इसमें मिलते नहीं हैं, इससे ज़्यादा इसमें रिएक्शंस मिलते नहीं हैं। बाकी बेसिक बातें हमने कर ली है कि फिनॉल ब्रोमीन एक्वस होगा तो क्या बनेगा? आवाज़ नहीं आई। फिनॉल ब्रोमीन एक्वस बनेगा तो क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, HNO3 कॉन्क रहेगा तो पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बन जाएगा। अगर ब्रोमीन इन CH2 होगा तो क्या बनेगा? ऑर्थो और पारा पे Br लग जाएगा, है ना। और डाइल्यूट रहेगा तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है?
स्टीम वोलाटाइल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। तो थोड़ा बहुत धुंधला 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 कुछ ना कुछ तो होता होगा, थोड़ा बहुत धुंधला 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 कुछ ना कुछ होता होगा। क्लियर है क्या? राइट। अब यहां पर हम लोग इसके पहले कि मैं आपको पढ़ने के लिए दूं, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं ईथर और ब्रेकिंग ऑफ ईथर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ईथर के प्रिपरेशन में विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में Rx should be 1 डिग्री प्लस R1O माइनस Na प्लस क्या बनता है? RO/R1 बनता है, RO/R1 बनता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस RO/R1 बनता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस RO/R1 बनता है। राइट। ये 1 डिग्री होना चाहिए, तो इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रेकिंग ऑफ ईथर अब अगर स्ट्रेट चेन है और HX ले रहे हो, स्ट्रेट चेन है और HX ले रहे हो, तो X गोज टू स्मॉलर ग्रुप और प्रोडक्ट होगा CH3X CH3 CH2OH अगर स्ट्रेट चेन है तो। ठीक। अगर इस लोकेशन पर ब्रांचिंग है, इस लोकेशन पर अगर ब्रांचिंग है, then X goes to that location where you are able to see more stable उल्टा, इसमें X goes to स्मॉलर ग्रुप और यहां पर X इसके पास जा रहा है और हमारा ऐसा हो गया। तो यहां पर X स्मॉलर ग्रुप के पास जा रहा है और यहां पर X जो है वो यहां जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? यहां पर ये पाथ पकड़ता है SN2 का, यहां पर पाथ पकड़ता है SN2 का। हो क्या रहा है? जैसे RO/R1 अगर ये प्रोटोनेट हो गया तो क्या बन गया? H+। अब अगर ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन बनेगा तो किधर कार्बोकेटायन बनाना चाहेगा? जिधर मोर स्टेबल होगा, तो वहां पर X जुटेगा। लेकिन अगर ये SN2 का रास्ता पकड़ेगा तो X- किधर अटैक करना चाहेगा? जिधर कम क्राउडिंग होगी, इसलिए X उसके पास चला जाता है। तो अगर ऐसे स्ट्रेट ईथर्स रहते हैं, इवन SN2 का लोकेशन भी रहेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम SN2 ही पकड़ता है, बट आपको ऐसा देना नहीं चाहिए। और यहां पर क्या होगा? SN। अगर एक तरफ बेंजीन है और एक तरफ कुछ और, हमेशा बनाइए फिनॉल, क्योंकि बात तो तय हो चुकी है कि बेंजीन के माथे पर जब लोन पेयर वाला ग्रुप रहेगा तो वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इसलिए उस CO बॉन्ड का टूटना थोड़ा मुश्किल है। और इसीलिए अगर इफ यू सी वन साइड बेंजीन रिंग, हमेशा क्या बनाएंगे? फिनॉल। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? तो हम लोग लेक्चर के किस मिनट पे पहुंचे हैं? 45 मिनट पे। तो यहां पर 3 ऑक्सीडेशन
3 ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है। कॉपर हीट ऑन प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ कीटोन देता है, एंड टर्शियरी अल्कोहल के साथ ये एल्कीन देता है। यहां पर ये दिखाया गया बेटा कि मेथनॉल का प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैटालिटिक मेथड से कैसे होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnON, और उसके पहले हम लोगों ने कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन देखा था किसका, मीथेन का, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, राइट। तो यहां पर ये चीजें ऐसे दी जा सकती है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव मेथनॉल। अब आपको 3-4 रिएक्शन दे देगा, तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तो इस तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे। अब आते हैं हम लोग 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शन में। तो कल हम लोगों ने प्रिपरेशन देखा था, हम लोगों ने रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव देखा था, हम लोगों ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं देखे। एक का नाम है एल्डोल। एल्डोल होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन in presence of base. Aldehyde and ketone having alpha hydrogen in presence of base, aldol जाएगा। अब aldol का NaOH दिया ना, आप क्या करो, अल्फा लोकेशन पर जाओ और न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके जोड़ दो, क्योंकि सॉरी इसके लोकेशन पर जाओ और जाकर ऐड कर दो, क्योंकि एल्डिहाइड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ये अल्फा लोकेशन एसिडिक होता है क्योंकि ये लोन पेयर क्या है, डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो जोड़ दो सीधे सीधे। जब जोड़ते हैं न्यूक्लियोफाइल को तो डबल बॉन्ड O को क्या बना देते हैं, OH, क्या बन गया, अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड, इसलिए इसका नाम होता है एल्डोल। इस कंडीशन में ये OH और H लूज कर देता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पर उसी से बना हुआ न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एल्डोल, इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। तो स्टेप क्या है, बड़ा सिंपल सा है। स्टेप एल्डोल का सिंपल सा है, गो टू अल्फा लोकेशन, गो टू अल्फा लोकेशन, एक्सट्रैक्ट H प्लस टू जनरेट न्यूक्लियोफाइल, generate nucleophile, and second carry out nucleophilic addition, कैरी आउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अल्फा लोकेशन पर जाइए, H प्लस निकाल दीजिए और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दीजिए, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी का नाम एल्डोल हो गया। अब यहां पर क्रॉस एल्डोल देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से सीखेंगे बेटा और जो टाइम दिया जा रहा है उसको मैं हर एक 15 मिनट के सेशन के बाद, है ना, आपको रुक जाना है, रुक कर पहले प्रोडक्ट बनाना सीखना है। इसमें दोनों के पास अल्फा लोकेशन है, दोनों का न्यूक्लियोफाइल बना दो, दोनों का न्यूक्लियोफाइल बना दो। एक बार इस पे ऐड करो, एक बार इस पे ऐड करो, एक बार इस पे ऐड करो और एक बार इस पे ऐड करो, प्रोडक्ट देना आ गया। कॉपी कॉपी कॉपी, यही तो करते हैं। CH3 डबल बॉन्ड O को OH बनाए और न्यूक्लियोफाइल को चिपका दिए। तो दिस ऑन दिस विल गिव दिस,
अब एसीटोन का एसिटल्डिहाइड पे अटैक करवा देते हैं। तो खुद से सीखो भाई, ये न्यूक्लियोफाइल इसको यहीं चिपकाएंगे और डबल बॉन्ड O को OH बनाएंगे। ये न्यूक्लियोफाइल इसको यहां चिपका, डबल बॉन्ड O को, यहां पर न्यूक्लियोफाइल है यहां पर चिपका दिए, OH बना दिए, यहां पर न्यूक्लियोफाइल है OH बना दिए। तो इस तरह के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे या मिल जाने चाहिए अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। अब चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम लोग एल्डोल को पहचानने के कुछ तरीके आपको बता देता हूं। एक तो अगर रिएक्टेंट साइड से देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसके पास एक्सट्रैक्टेबल अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड एंड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ बेस हो, तो ऐसे कंपाउंड डेफिनेटली क्या देंगे, एल्डोल देंगे। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, व्हाट अदर थिंग वी कैन डू, दूसरा काम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम प्रोडक्ट साइड अगर आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनाना हो तो आप एल्डोल करेंगे, या डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप। ऐसा नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो और आप सोचे कि इसको भी एल्डोल से बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो क्रॉस एल्डोल आपको इस तरीके से दिए जा सकते हैं, CHO प्लस CH3CHO NaOH। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास है, तो न्यूक्लियोफाइल किसका बनाओगे, जिसके पास एक्सट्रैक्टेबल अल्फा हाइड्रोजन है। क्या करोगे बच्चे, CH2 माइनस CHO ऐड कर देंगे, CHOH CH2 CHO, और फिर डिहाइड्रेट कर दो। डिहाइड्रेट करने के लिए याद रखना OH हटाएंगे और उसके बगल वाले उस कार्बन से H हटाएंगे जिसके पास एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है, राइट। तो क्या होगा, -H2O, यहां पर तुम्हारा प्रोडक्ट बनता दिख रहा है, ये क्लियर है क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप तो बनता दिख रहा है। इस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग बना लेंगे, क्लियर है। तो ये हमारी कहानी हो गई अल्डोल ठीक है, क्लियर है। अब उल्टे से कैसे बना दोगे, अगर प्रोडक्ट साइड से रिएक्टेंट बनाना है तो कैसे बनाओगे, क्यों जरूरी है, बहुत बार ऑप्शन देखकर पकड़ लोगे कि एल्डोल का प्रोडक्ट हमको देना है। क्या करना है, गो टू बीटा लोकेशन, ब्रेक CC bond looking towards aldehydic or ketonic group, where you are standing give that carbon
गिव दैट कार्बन डबल बॉन्ड O, है ना, या मेक गिव दैट कार्बन O इन प्लेस ऑफ O। देखिए, जैसे आपसे कोई पूछा कि ये हमको बनाना है, या तुमको याद ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे बना होगा, यू डोंट रिमेंबर कैसे बना होगा, तो देखो पहले कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा। तो ऑफ कोर्स ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना, ये बीटा हाइड्रोक्सी क्या है, कीटोन है। तो इस लोकेशन पे खड़े हो जाओ, अपने यहां रख देना, ये इस लोकेशन पर खड़े हो जाओ और इसको ब्रेक कर दो, है ना। तो ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। अब तूने इसका एक बॉन्ड ब्रेक किया है, ये ऐसे रह सकता है क्या, तो इसको एक H दे दो, है ना, गिव अनदर कार्बन H। आपको बेटा कोई बोल रहा है ना कि हमको याद नहीं हो रहा है, आप एक्टिवली जो बता रहे हैं उसको समझिए, क्या बता रहे हैं। इसको H दे दिया, आप यहां खड़े थे, आपने OH दारू पी लिया है, कुछ दंगा कर दीजिए, यहां पर डबल बॉन्ड O बना दीजिए, ठीक। अब अगर डबल बॉन्ड होता तो आप डबल बॉन्ड मिटा देते, इससे कितना बॉन्ड मिटा है, 2, तो इसको 2 हाइड्रोजन देते और इसको हमेशा डबल बॉन्ड O ही देना है ना। तो वेयर यू आर स्टैंडिंग गिव दैट कार्बन इन प्लेस ऑफ OH और डबल बॉन्ड, गिव दैट कार्बन इन प्लेस ऑफ OH और दिस डबल बॉन्ड O, और टू अनदर कार्बन गिव H, ठीक, क्लियर है क्या। तो अगर आपसे ये बातें क्या होगी बेटा कि मेंस के एग्जामिनेशन के दौरान कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया जिसको आप पहचान ही नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पा रहे हो, उस क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पा रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको जैसे किसी ने दे दिया साइक्लोहेक्सीन और बोला कि इसका ओजोनोलिसिस किया और A बना, और A बनने के बाद NaOH डाइल्यूट दे दिया और बोला B बना है। अब जरा देखो साइक्लोहेक्सीन का ओजोनोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो डबल बॉन्ड मिटा देंगे, CHO CH2 होल 4 CHO बन जाएगा, दिख रहा है क्या, CHO CH2 होल 4 CHO बन गया, ये बात समझ में आ गई। अब NaOH दे रहे हो, उसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल बना दो। अब इसको जरूरत ही नहीं कहीं और अटैक करने की, इट डज नॉट रिक्वायर्ड, इसको एक ग्रुप तो यही दिख रहा है, तो जब उसको बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और डिहाइड्रेट कर दिया तो ऐसा बन गया। अब इमेजिन करो कि तुमको ये चीज दिख ही नहीं रहा था, अब तुमने ऑप्शन में देखा कि CHO सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड फ्रॉम अ डबल बॉन्ड है,
मतलब हो ना हो एल्डोल होगा, हो ना हो क्या होगा, एल्डोल। तो हम बीटा लोकेशन पर गए, इसको मिटा दिए और इसको डबल बॉन्ड O बना दिए। हमको क्या दिख गया, CHO, CH2 होल 4 CHO। अब रिवर्स सोचो, ओजोनोलिसिस में क्या करते थे, डबल बॉन्ड O को मिटाकर, डबल बॉन्ड CC डबल बॉन्ड को मिटाकर क्या बनाते थे, डबल बॉन्ड O। तो यहां डबल बॉन्ड O को मिटाकर अगर डबल बॉन्ड बना देंगे तो हमें क्या दिख जाएगा, अरे ये तो मेरा स्टार्टिंग रिएजेंट है। तो हम अगर फ्रंट से इस रिएक्शन को नहीं सोच पा रहे हैं तो ऑप्शन में देखेंगे कि अगर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है या डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन है, तो सडनली हम क्या रियलाइज करेंगे, सडनली हम क्या रियलाइज करेंगे बेटा, कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है क्या? और बाकी तो डिटेल में आपका लेक्चर हो रखा है या हो रहा है, तो प्रोडक्ट देना आपने सीख लिया। अब आते हैं कैनिजारो। कैनिजारो एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन not having alpha hydrogen in presence of strong base। aldehyde and ketone not having alpha hydrogen in presence of strong base। अब इसमें क्या होता है, मान लो SCHO हुआ प्लस NaOH कॉन्क। क्या करना है, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दो। ठीक है, इनफैक्ट जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हो तो कुछ ऐसा होता है बेटा, पहले मैं इसको OH और यहां से एक्सपल्सन ऑफ H माइनस होता है, एक्सपल्सन ऑफ H माइनस होता है। दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ कैनिजारो। सो मेंस में बहुत आराम से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैनिजारो का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, तो एक्सपल्सन ऑफ H माइनस, और फिर वही H माइनस आकर यहां पर अटैक कर दे रहा है एंड आपको मिल जाता है SCHHO माइनस। आपको दो प्रोडक्ट मिल गए बेटा, दिख रहा है क्या, SCHO NaOH के साथ, यहां पर SC डबल बॉन्ड OH और यहां पर CH3OH मिला था। मोस्ट ऑफ द टाइम चूंकि ये NaOH के प्रेजेंस में हो रहा है, अगर आप प्रोटोनेट नहीं करोगे तो H प्लस इसको यही दिया होगा, तो ये ऐसा भी दिख सकता है O माइनस Na प्लस प्लस CH3OH। सो अगर कैनिजारो में देखा जाए तो तीन स्टेप है। फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ OH माइनस। सेकेंड, एक्सपल्सन ऑफ H माइनस, that is rate determining step, rate determining step। and third step is, अब अगर आप याद करोगे तो दिक्कत होगी, OH आया, O माइनस बना, H को निकाल दिए, SCOH बन गया, फिर H माइनस ऐड कर दो, एंड थर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ H प्लस। अगर आप ये भी नहीं याद रखना चाहते हो, मान लो कोई बच्चा बोलता है कि नहीं इट्स टू हैवी फॉर मी, इतना याद कर लो, कैनिजारो रिएक्शन में ये चीज ऑक्सीडाइज भी होगी और रिड्यूस भी होगा, तो ऑक्सीडाइज होकर कहां जाएगा, COH में, और रिड्यूस होकर कहां जाएगा, CH2OH में।
राइट। हम लोगों ने देखा था कि CHO का रिडक्शन से CH2OH बनता है, CHO के ऑक्सीडेशन से COH बनेगा, राइट। क्लियर है क्या? बड़ा लेमैन के लैंग्वेज में सोचो, रिडक्शन एक H यहां दिए, एक H यहां दिए, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन एक बढ़ा दिया, है ना। क्लियर है क्या? तो ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं सेल्फ कैनिजारो। अब क्रॉस कैनिजारो में तो हाई चांस क्या है बेटा आपको? हाई चांस है कि फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, नहीं तो बेंजल्डिहाइड मिलेगा। अब बेंजल्डिहाइड मिलता है, देखो ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्यों अच्छा है, H कॉपी हो रहा था, H की जगह कौन आ गया है, तो ये कॉपी हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2OH और COH या इसका सॉल्ट, है ना, COH या इसका सॉल्ट, यही होने वाला है, और तो कुछ होने वाला नहीं है। COH और इसका सॉल्ट, यही होने वाला है, और तो कुछ होने वाला नहीं है। COH और इसका सॉल्ट, और तो कुछ नहीं हो रहा ना। अब ये भी सेल्फ कैनिजारो है। अब क्रॉस कैनिजारो में अगर वन ऑफ द रिएक्टेंट इज फॉर्मल्डिहाइड एंड आपने इक्विमोलर लिया है ना, इक्विमोलर लिया है, तो दिस गोज फॉर एक्सक्लूसिव ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एंड दिस विल गो फॉर रिडक्शन प्रोडक्ट। आपको ये मिल जाएगा एक्सक्लूसिवली ये, और यहां पर ये मिल जाएगा। रीजन बहुत सिंपल है, OH माइनस दिस इज मच मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड। अगर रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आ रहा है एंड इफ इट इज फॉर्मल्डिहाइड, है ना, आप आंख बंद करके मान के चलो कि यही हमारा आंसर होगा, आंख बंद करके चलो कि यही हमारा आंसर होगा कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना। अब ऑफकोर्स कुछ सब्स्टिट्यूशन दे देगा न्यूक्लियोफिलिक रेट को बढ़ाने वाला, तो लेकिन नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं है, सब एक जैसा है, तो फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव होगा। क्लियर है? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे पहले ये कर लिया। अब H माइनस निकला, H माइनस तो छोटा ग्रुप है, तो उसको किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिखेगा, जो रिएक्ट नहीं किया है, और इसीलिए वो यहां पर अटैक कर देता है। इसलिए क्रॉस कैनिजारो में इफ बाकी कुछ भी रहता तो आपको मल्टी प्रोडक्ट मिलते, लेकिन अगर SCHO इक्विमोलर में है तो वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देगा और बाकी वाला क्या देगा, रिडक्शन प्रोडक्ट देगा। क्लियर है? अब बाकी जो है हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2-3 रिएक्शन ही देखेंगे, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग 2-3 रिएक्शन देखते हैं। पहला देखते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में जो अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, वो ऐसा पूछा जा सकता है कि किसका OH जाता है और किसका H जाता है। तो ध्यान में रखना रिएक्शन मैकेनिज्म में तो भी हम लोग VT लगा सकते थे, वो RCOZ की तरह माना जा सकता था, और इसको न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते तो ये बनता। तो एस्टरिफिकेशन में आपको ये काम करना है। नेक्स्ट एक नेम रिएक्शन आता है जिसको बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की। हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की। RCH2COH रेड फॉस्फोरस स्लैश Br2 है, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 है। ये ब्रोमिनेशन एट अल्फा लोकेशन करता है, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, या अल्फा हेलो, अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन ले लीजिएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है,
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और यहां पर ही होता है, ठीक है। इसी तरह का एक और स्पेसीज होता है ब्रोमिनेशन एट एलाइलिक लोकेशन। तो डबल बॉन्ड के बाद जो लोकेशन होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं एलाइलिक लोकेशन, एलिलिक लोकेशन, और इसको बोलते हैं विनिलिक लोकेशन। तो अगर आपको कहीं NBS दिख जाए, एन ब्रोमोससनिमाइड, NBS, तो इस लोकेशन पर ब्रोमिनेशन करेंगे, इस लोकेशन पर ब्रोमिनेशन करेंगे। अच्छा, इवन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा तो एलाइलिक फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है विनाइलिक से, या इवन 2 डिग्री से। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्रोमिनेशन यहां पर करेंगे। इवन NCERT के अंदर इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। तो जरा हम लोग रिवीजन करेंगे और फिर आखिरी राउंड में हम लोग एमाइंस कर लेंगे और हमारा रिएक्शन का मोर और लेस बेस तैयार है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड होगा। वी आर एट 1 hour 9 minute, तो 15 मिनट। तो हम लोग बेटा यहां पर देख रहे हैं नेक्स्ट अमाइंस के रिएक्शंस। अब अमाइंस के साथ हम लोग क्या देखेंगे, एक चीज और देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इन अमाइंस से बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। तो अमाइंस का ये दोनों एस्पेक्ट मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, फोकस ये है कि 4-5 घंटे के इस सेशन में जो भी हमारा है, ऐसा नहीं कि कोई 0 नंबर लेकर आ जाए एमेंस में या कहीं पर भी। तो आपको ये चीज़ें, तो एमाइंस में जो एलिफैटिक अमाइंस होता है, एलिफैटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस। बात इतनी सी सीधी सी है, बात इतनी सी है कि जो एरोमेटिक अमाइन में N का लोन पेयर होता है वो कॉन्जुगेशन में होता है। बेसिक स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू गिव लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर ही घूमने चला गया तो वो देने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। अब एलिफैटिक अमाइन में तुम्हें ये क्वेश्चन मिलता है। तो बहुत बार जब बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कोई मीडियम नहीं दिया हुआ है तो वो एक्वस मीडियम में आपसे पूछ रहा है। आपसे किस में पूछ रहा है? एक्वस मीडियम में पूछ रहा है। और ये ऑर्डर है। और पहले ही मैंने बता रखा है कि अगर कोई ज़्यादा बेसिक होगा तो उसका के बी ज़्यादा और पी के भी कम होगा। ये बात सबको समझ में आ गई। तो यहाँ पर याद कर लो, देखकर क्या लगता है कि 3 डिग्री वाले का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि 3 ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को, लेकिन इसका ऑर्डर होता है 213। सबसे ज़्यादा किसका? 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और फिर 3 डिग्री का, फिर अमोनिया का, और फिर एनिलीन का। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर अगर कुछ भी मीडियम नहीं दिया हुआ है तो ये बात। अब अगर यही मिथाइल को इथाइल से रिप्लेस कर दोगे, मिथाइल को इथाइल से रिप्लेस कर दोगे, तो ये ऑर्डर हो जाता है 231। छोटा ग्रुप, छोटा नंबर, बड़ा ग्रुप, बड़ा नंबर, रेस्ट इज सेम। अगर कहीं गलती से मीडियम दे दिया पोलर एप्रोटिक या फिर दे दिया वेपर फेज,
यहां पर दिमाग लगाना ही नहीं है, 3-2-1 होगा ऑर्डर बोथ के लिए। अगेन आई रिपीट कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपको एक्वस मीडियम लेना है, आपको एक्वस मीडियम लेना है। क्लियर है? आपको एक्वस मीडियम लेना है। अब हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस तो देख रखा है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस तो देख रखा है, तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज फार एज एनिलीन इज कंसर्न? दो रिएक्शंस होते हैं, एक जब एनिलीन को तुम रिएक्ट करवाते हो एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिड क्लोराइड के साथ, तो ये एसिटा एनिलाइड बनाता है, एसिटा एनिलाइड बनाता है। ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। NaCO3 इज मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, तो ये भी हम लोग ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में देख चुके हैं। हम लोगों ने एक आध रिएक्शंस और देखा था जो कि बार बार पूछा जाता है, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। बहुत कम रिएक्शंस मैंने रिपीट किए, इसको रिपीट कर देता हूँ। इससे क्या बनता है बता दो, जल्दी से बोलिए, आवाज नहीं आई। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा तीनों बनता है, तीनों ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। ये कितना 2%, ये कितना 47% और ये कितना 51%। ये बात आपके दिमाग में बैठी हुई है, ऐसा बोलना पड़ता है ना। अब आते हैं जो मेरे काम का रिएक्शन है, डाइजोनियम के कोई भी रिएक्शंस नहीं बता रहा, वो अगर आपको याद नहीं हो रहा है कुछ बड़ा कीजिए। रिएक्शन ऑफ अमाइंस, वेरियस अमाइंस विथ, रिएक्शन ऑफ अमाइंस विथ NaNO2 प्लस HCl। भाई याद रखो HONO है, वेरिएशन KNO2 दे दिया, कुछ भी दे दिया, आपको घबराना नहीं है। तो पहला लिखेंगे प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन, एलिफैटिक अमाइंस, बेटा लाल RNH2 HONO RN2 प्लस N2 लिबरेट R प्लस बना, N2 लिबरेट R प्लस बना, और R प्लस बनने के बाद यहाँ से ROH बन जाता है। लेकिन हम लोग सब लोग समझते हैं कि इसके बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिल सकते हैं। कार्बोकेटाइन है तो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड एल्कीन्स आपको मिल सकता है, और भी अच्छे अच्छे वेरिएशंस मिल सकते हैं। तो जब आएगी बात तो हम लोग इस पे बात करेंगे। सेकेंडरी एलिफैटिक अमाइन, सेकेंडरी एलिफैटिक अमाइन, सेकेंडरी एलिफैटिक अमाइंस, सेकेंडरी एलिफैटिक अमाइंस। सेकेंडरी एलिफैटिक अमाइंस में क्या करना है? सेकेंडरी एलिफैटिक अमाइंस में RNH R1 HONO RN डबल बॉन्ड O R1 नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। टर्शियरी एलिफैटिक अमाइन में सॉल्ट बनता है बेटा, हम लोग ऑलमोस्ट उसको नो रिएक्शन की तरह मान के चलते हैं। सॉल्ट बनता है, हम लोग बोल देते हैं नो रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग वो अभी सेंटी नहीं होते, हम लोग बोलते हैं टर्शियरी एलिफैटिक अमाइन में सॉल्ट बनेगा, नो रिएक्शन करेंगे। अब अगर टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन है, टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन है, टर्शियरी एरोमेटिक अमाइंस है, अगर टर्शियरी एरोमेटिक अमाइंस है और हम लोग अगर ऐसा चीज
देख लें, HONO बोल रहे हैं। तो इसका रिएक्टिंग स्पीसीज याद है, बताया था क्या था, NO प्लस था। ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ये छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में रखोगे तो ये पी नाइट्रोसो कंपाउंड बना लेगा, ये पी नाइट्रोसो कंपाउंड बना लेगा। एरोमेटिक के साथ, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ, आपको पता ही है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ, प्राइमरी अमाइन के साथ तो डाइजोनियम सॉल्ट ही बनता था, डाइजोनियम सॉल्ट ही बनता था। तो हम लोग डाई एजोनियम सॉल्ट बना लेते हैं। जनरली क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl होता है बेटा, है ना, उसी को हम लोग HONO लिख लेते हैं और डाइजोनियम सॉल्ट बना लेते हैं। डाइजोनियम वाले रिएक्शंस हम लोगों ने लिख रखे हैं या पहले के लेक्चर्स में आपको बताए गए हैं, तो हम लोग उसको रिपीट नहीं करके यहाँ पर दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताएंगे जिसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन क्या होगा बेटा, अगर फिनॉल, फिनॉल प्लस डाइजोनियम सॉल्ट या बीटा नेफ्थॉल प्लस, डिटेक्शन हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफैटिक अमाइन की बात आएगी तो आप यहां पर डाई एजोनियम का एजोडाइज बना दोगे। अब देखो ये रिएक्शन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्या है, N2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और E प्लस क्या बन जाता था, E, जुट गया और क्या है ना, जुटा किस तरीके से जुटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। अब बीटा नेफ्थॉल के साथ, जब ये बीटा नेफ्थॉल के साथ भी ये ऑरेंज कलर देता है, जनरली फिनॉल के साथ ये माइल्ड बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है। अगर यही एनिलीन रहेगा तो डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट येलो कलर्ड कंपाउंड बनाएगा और आपको बहुत मजा आएगा। ये माइल्ड एसिडिक मीडियम में करता है। ध्यान में रखिएगा, अगर कपलिंग रिएक्शन देना है तो जी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए क्योंकि डाइजोनियम खुद एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो फॉर कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, फॉर कपलिंग रिएक्शन, फॉर कपलिंग रिएक्शन G should be strongly activating group। तो अगर आपसे पूछता है कि एलिफैटिक और एरोमेटिक को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, एलिफैटिक और एरोमेटिक को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो तुम बोलोगे कि डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। जो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन होगा उसका कपलिंग देखकर कलर देख लेंगे, है ना, तो डाइजोनियम बना लेंगे और फिर उसको फिनॉल के साथ रिएक्ट करवा लेंगे या बीटा नेप्थॉल के साथ करवा लेंगे या फिर एनिलीन के साथ करवा के कलर दे देंगे। तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट दिस। अब नेक्स्ट आता है कार्बाइल एमाइन टेस्ट। तो मैंने टेस्ट को अलग ही रखा है बेटा, लेकिन कार्बाइल एमाइन को यहाँ पर लेने का पर्पस यही है कि आपको क्लोरोफॉर्म के साथ मोर और लेस तीन ही रिएक्शंस दिख रहे हैं। तो कार्बाइल एमाइन टेस्ट विल बी गिवन बाय बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस।
कार्बाइल अमाइन टेस्ट विल बी गिवन बाय बोथ एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस। क्या होगा जरा ऐसे समझो, RnH2 प्लस CaCl3 प्लस KOH क्या है, कार्बीन्स है। यहां पर भी अटैकिंग स्पीसीज क्या है, कार्बीन्स है। क्या बन जाएगा, RnC बन जाएगा। ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है। बाकी सब चीज नॉर्मल बन जाएगा, है ना। H2O बन जाएगा, KCl बन जाएगा, है कि नहीं। तो आपको उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। वाटर निकल जाएगा अगर नहीं बैलेंस हो रहा है, तो वाटर तो निकलेगा ही, वो KOH का वो कहाँ जाएगा, कहीं तो जाना है ना। तो ये सारी चीजें फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है। तो चाहे इट विल बी गिवन बाय बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस। अब आपको जो सीखना है वो यही सीखना ना बेटा। NH2NC हो गया, कहीं और NC बनता हुआ देखे थे RX प्लस AgCN में, है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि किस में आइसोसाइनाइड बनेगा, या मैचिंग में दे देगा। तो आपको R की जगह यहां पर रिंग डाल देना है आपका। और ये साइन के साथ मैं इसलिए दिखा देता हूं ताकि आपसे जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये हो गया बेटा, कल हम लोगों ने किया था प्रिपरेशन को खत्म, आज मोर और लेस रिएक्शन को किया था। अब एक दिन का सेशन होगा जो डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन का होगा, और फिर एक दिन बायोमोलिक्यूल थोड़ा कर लेंगे आधे घंटे फास्ट रिवीजन में, और एक आधा घंटा कर लेंगे जो आलतू फालतू चीज़ें हैं, डिटेक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड ये। ठीक है, चलिए।